CH-197 मेघना का एडवांस मैजिक लाइट रेज हमला करो। आरव अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल करके वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसे मेघना की आवाज़ सुनाई दी। उसके चारों तरफ स्टॉर्स आ गए थे और वो लगातार एक दूसरे से जुड़कर एक बेहद खूबसूरत कॉन्स्टलेशन में बदल रहे थे। उसके चारों तरफ गोल्डन लाइट रेज आई जो देखते देखते तीरों में बदल गईं। एडवांस्ड मैजिशियन लकी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। आरव को भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मेघना एक एडवांस मैजिशियन थी। मेघना के चारों तरफ से उस 40 पद राक्षस पर गोल्डन लाइट तीरों की बरसात हो रही थी। भले ही कुछ तीर एक कमांडर क्लास बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन हजारों तीर बहुत कुछ बिगाड़ सकते थे। मेघना कोई आम मैजिशियन नहीं बल्कि एक एडवांस्ड मैजिशियन थी। उस विशाल जहरीले 40 पद राक्षस ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके बीच एक एडवांस्ड मैजिशियन भी होगा, और उसके पास डार्क एलिमेंट होने के कारण लाइट एलिमेंट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मेघना का एक एक गोल्डन लाइट तीर आसानी से उसके शरीर में अंदर जा रहा था और वो 40 पद राक्षस दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। मेघना ने अपनी पवित्र लाइट स्पेल का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो 40 पद राक्षस जहरीला था। उसके खून का जहर लाइट स्पेल से डरता था जो उसके जहर को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। मेघना के तीरों से उसका खून नहीं बह रहा था, बल्कि उसका कवच जो काफी मजबूत था पिघलने लगा था। मेघना का हमला उस 40 पद राक्षस के लिए बहुत ही घातक था। वो तीर उसके अंदर पूरे जहर का सफाया कर सकते थे। वो 40 पद राक्षस दर्द में जमीन पर चारों तरफ लौट रहा था, जोर जोर से चीख रहा था और उसके इतने भारी भरकम होने के कारण पूरा इलाका उसके हिलने से कांप रहा था। जैसे ही मौका मिला आरव तुरंत वहां से भाग गया। वो एक कमांडर क्लास सोल से सैटिस्फाइड था, इसीलिए उसने 40 पद राक्षस की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन अगर देखा जाए तो लाइट एलिमेंट उस 40 पद राक्षस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा था। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। अगर वो लोग मिलकर उस पर कुछ और हमले करते तो शायद उसे इतना कमजोर कर सकते थे कि वो मर भी जाता। वो 40 पद राक्षस अभी यहाँ वहाँ लौट रहा था और उस मैजिशियन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने उस पर लाइट स्पेल का इस्तेमाल किया था। जब उसे मेघना पास खड़ी दिखी तो उसने बॉडी के पिछले हिस्से को हवा में उठाया और उसे जोर जोर से जमीन पर पटकने लगा। जमीन पर तुरंत दरारें आने लगी और देखते ही देखते वो दरारें मेघना तक पहुंच गईं। मेघना तुरंत उस जगह से हटी, लेकिन उसकी वजह से उसके गोल्डन लाइट तीरों का निशाना थोड़ा सा चूक गया और मेघना का हमला कमजोर पड़ गया। इसके बाद वो 40 पद राक्षस मेघना और लकी की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगा। भले ही उस 40 पद राक्षस के लिए वो महज पत्थर थे, लेकिन मेघना और लकी के लिए तो वो पहाड़ जितने बड़े थे। वो लोग तुरंत वहां से हटे। 40 पद राक्षस ने इसी मौके का इस्तेमाल किया और वहां से दलदल की तरफ भागने लगा। उसके पास अब सिर्फ कुछ ही पैर बचे थे और वो एक सांप की तरह रेंग रहा था। उसने दलदल में डुबकी लगाई और तैरते हुए उसकी गहराइयों में चला गया। लगता है कि वो समझ गया था कि आज यहाँ इस जगह उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। उसे भागने मत दो, लकी जोर से चिल्लाया। वो 40 पद राक्षस लगभग मर ही गया था। उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई थी। उसे मारने का सबसे अच्छा मौका यही था, और एक कमांडर क्लास बीस्ट के मरने पर उन्हें उसके शरीर से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता जिसे बेचकर वो लोग ढेर सारे पैसे भी कमा सकते थे। हाँ, जल्दी जाओ यहाँ से, मेघना ने कहा। आरव को भी उसका पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जानता था कि एक कमांडर क्लास बीस्ट को मारना कितनी मुसीबत का काम था। भले ही सारे कमांडर क्लास की शक्ति अलग अलग होती थी, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे हमले भी होते थे जो एक बार में किसी की भी जान ले सकते थे। मेघना के शरीर का जहर अभी पूरी तरह से नहीं उतरा था और इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। आरव और लकी सिर्फ इंटरमीडिएट मैजिशियन थे जो अपनी सोल सीड्स की मदद से भी उस 40 पद राक्षस को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। उस 40 पद राक्षस ने महाकाय छिपकली को मारकर अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन तो कर दिया था, साथ ही साथ उन तीनों की भी बहुत बड़ी मदद की थी। अगर अब वो लोग लालच करते तो शायद मौत के मुंह में भी जा सकते थे। उसे भूल जाओ, जब तक हमारे पास उस 40 पद राक्षस को पकड़ने का तरीका नहीं होगा हम उसे नहीं हरा पाएंगे। आरव उस 40 पद राक्षस को नहीं मारना चाहता था। मेघना का भी यही सोचना था। अगर मेघना के साथ साथ लकी और आरव भी एडवांस्ड मैजिशियन होते तो शायद उस 40 पद राक्षस को पकड़कर मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अभी महज इंटरमीडिएट मैजिशियन थे और ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था कि महाकाय बीस्ट को मारने का उनका ये प्लान सफल हो गया था। तो तुम एक एडवांस्ड मैजिशियन हो, लेकिन तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें प्लान को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लकी ने मेघना की तारीफ करते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे अकेले नहीं हरा पाते, मेघना ने कहा। अरे यार, क्या इसका मतलब ये है कि एडवांस मैजिशियन भी एक कमांडर क्लास बीस्ट को नहीं हरा सकता? लकी ने मेघना से पूछा। मेघना ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं,
सिर्फ सबसे शक्तिशाली एडवांस मैजिशियन ही अकेले एक कमांडर क्लास का सामना कर सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो उन्हें मार ही दें, क्योंकि ज़्यादातर सही मौका देखकर भाग जाते हैं। वो भी इंसानों की तरह ही चालाक होते हैं, और वो मैजिशियंस के लिए जाल बिछाना भी जानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनके इलाके के वॉरियर क्लास और सर्वेंट क्लास बीस्ट का भी मुकाबला करना पड़ता है। लकी को अब समझ आया कि उसके बॉस सूर्यांश उस पंख भेड़ियों को क्यों नहीं मार पाए थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो एडवांस्ड मैजिशियन में भी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो पंख भेड़िए से अकेले लड़ने गए थे। मेघना की बात सुनकर लकी अपने बॉस सूर्यांश से और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। एक कमांडर क्लास बीस्ट को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था, इसके लिए मैजिशियंस को पूरी प्लानिंग करनी पड़ती थी। अगर किसी कमांडर क्लास बीस्ट को मारना होता था तो पहले न जाने कितने ही सर्वेंट क्लास और वॉरियर्स बीस्ट का सामना करना पड़ता था। अगर कोई एडवांस मैजिशियन उन्हें मार भी दे तो वो अकेले ही कमांडर क्लास बीस्ट का सामना नहीं कर सकता था। एक कमांडर क्लास बीस्ट की शक्ति लगभग 6 से 7 एडवांस मैजिशियंस के बराबर होती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास अलग अलग तरह के कवच होते थे जो उन्हें बड़े बड़े हमलों से सुरक्षित रखते थे, और इसीलिए उन्हें मारना इतना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा कमांडर क्लास बीस्ट भागने में बहुत ही माहिर होते थे और उन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। अगर मैजिशियंस के पास उन्हें पकड़ कर रखने का कोई प्लान नहीं होता तो वो उन्हें मार ही नहीं पाते। कमांडर क्लास बीस्ट की साइज ही इतनी बड़ी होती थी कि वो जब चाहें जहां चाहें जा सकते थे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अगर मैजिशियंस उनके पीछे भागते तो अपनी फॉर्मेशन बिगाड़ लेते और इससे मैजिशियंस की जान को भी खतरा हो सकता था। इस बार तो वो लोग उस कमांडर क्लास बीस्ट को कई चीज़ों की वजह से मार पाए थे। दोनों महाकाय छिपकली और 40 पद राक्षस पहले से ही घायल थे और वो एक दूसरे के जानी दुश्मन भी थे। आमतौर पर कमांडर क्लास बीस्ट आपस में कभी नहीं लड़ते थे। इतनी बेवकूफ़ी का काम तो सिर्फ सर्वेंट क्लास बीस्ट ही करते थे। आरव मुस्कुराया और मेघना से बोला, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मिलिट्री भी 40 पद राक्षस की मौत नहीं चाहती। मेघना ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोली, कुछ वक्त से विशाल छिपकलियाँ यहाँ बेकाबू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ उनका कोई दुश्मन ही नहीं है, और क्योंकि उस 40 पद राक्षस ने महाकाय छिपकली को मारा है तो ठीक होने के बाद उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। और देखा जाए तो विशाल छिपकलियाँ और 40 पद राक्षस आग और पानी की तरह हैं। 40 पद राक्षस हमें विशाल छिपकलियों की गिनती को कम करने में हमारी मदद करेगा। सही कहा तुमने, 1 महीने के बाद हमें घाटी में एक भी विशाल छिपकली नहीं मिलेगी, आरव ने कहा। आरव की बात सुनकर मेघना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। किशनपुर शहर की सबसे बड़ी परेशानी ये विशाल छिपकलियाँ ही थी, और वो उन्हें बढ़ने से रोकने के लिए अभी तक कोई प्लान भी नहीं बना पाए थे। वो यहाँ आए तो विशाल छिपकलियों के काल का पता लगाने के लिए थी, ये जानने के लिए कि आखिर इतनी सारी विशाल छिपकली को कौन मार रहा था। लेकिन यहाँ उसे एक गुफा में रहने वाला लड़का मिला और एक सोल्जर मिला जो उम्र में थोड़ा कम जरूर था, लेकिन उसकी हिम्मत उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा थी। उन दोनों ने अपनी जान को खतरे में डालकर एक कमांडर क्लास बीस्ट का इस्तेमाल दूसरे कमांडर क्लास बीस्ट को मारने के लिए किया। ये मेघना के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी और किशनपुर शहर के लिए भी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जानने के बाद भी कि वो 40 पद राक्षस उस लड़ाई में जीत गया। मेघना ने उसे अपनी लाइट एलिमेंट की पवित्र स्पेल से मार्क कर दिया था। मेघना ने इसीलिए उसे जिंदा छोड़ दिया था ताकि वहाँ विशाल छिपकलियों की गिनती ना बढ़े। एक कमांडर क्लास बीस्ट को मारकर छिपकलियों के दुश्मन को मजबूत बना देना एक साथ लगभग 2 विशाल छिपकलियों के झुंड को मारने के बराबर था। मैंने पहले ही कहा था कि इसकी डेड बॉडी मेरी है, आरव ने उस महाकाय छिपकली की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, मेघना ने कहा। आरव भाई, मुझे भी जो चाहिए था वो मिल गया, और जहाँ तक रही इस पहाड़ की बात तो तुम इसे अपने साथ ले चलो और एक अच्छी सी बिल्डिंग खड़ी कर देना, लकी ने हंसते हुए कहा। एक कमांडर क्लास बीस्ट की बॉडी में कई कीमती चीज़ें होती थीं। आरव ने तो तय कर लिया था कि वो आराम से अपना खजाना लूटेगा। आरव, लेकिन तुम यहाँ अकेले ये काम कैसे करोगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ आर्मी के कुछ बैटल मैजिशियंस को भेज दूंगी जो इसे आर्मी के पास ले जाएंगे, जहाँ इसकी चीर फाड़ करके सारी कीमती चीज़ें निकाल लेंगे। तुम्हें तो ये करने में न जाने कितने दिन लग जाएंगे, मेघना ने कहा। इसे देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि वो कितने अच्छे मूड में थी, और होती भी क्यों ना सिर्फ उन्होंने एक कमांडर क्लास बीस्ट का खात्मा किया था, बल्कि एक दूसरे कमांडर क्लास बीस्ट को अपनी लाइट स्पेल से मार्क भी कर दिया था। मैं इसे आर्मी को बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना हम ये काम नहीं कर पाते, इसीलिए मैं 10% डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार हूँ, आरव ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। आखिर इतने बड़े पहाड़ जैसे कमांडर क्लास बीस्ट को हिलाना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, हमारी रिसर्च टीम एक कमांडर क्लास बीस्ट को देखकर काफ़ी खुश होगी। एक कमांडर होने के नाते मेघना को आर्मी के फैसले लेने के लिए किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ऐसा कर सकती थी। ओके डील, आरव ने अपना गंदा हाथ बढ़ाते हुए कहा।
उसके बाल अब भी काफ़ी लंबे थे, जिससे पता चल रहा था कि उसका डीमन एलिमेंट अभी पूरी तरह से डीएक्टिवेट नहीं हुआ था। ठीक है, डील रही। मेघना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने आरव की तारीफ करते हुए कहा, तुम में कुछ तो खास है। मैंने पहली बार किसी इंटरमीडिएट मैजिशियन को एक कमांडर क्लास बीस्ट को मारते हुए देखा है। एक कमांडर क्लास बीस्ट को मारना अच्छे अच्छे एडवांस मैजिशियन के भी बस की बात नहीं होती। मैं यहाँ इतने महीनों से आदि मानव बनकर इसलिए नहीं रह रहा था ताकि प्रकृति की ताज़ी हवा ले सकूं। आरव ने हंसकर अपनी नुकीले दांत दिखाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मुझे ये क्यों नहीं बताते कि मेरे आने से पहले ही वो 2 कमांडर क्लास बीस्ट इतनी बुरी तरह से जख्मी कैसे हो गए थे? मेघना ने आरव की आंखों में देखकर पूछा, मानो उसके सारे राज जानती हो। भगवान जाने, मुझे नहीं पता, आरव ने ऐसे कहा जैसे उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेघना समझ गई कि आरव उस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे और कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन वो ये तो जानती थी कि इस गुफा में रहने वाले लड़के का उन विशाल छिपकलियों के काल से कोई गहरा कनेक्शन था। किशनपुर पहुंचने के बाद आरव को एहसास हो रहा था कि उसके सोल पर डीमन एलिमेंट का आखिरी हमला होने वाला था। ये आरव के लिए एक सजा की तरह था। उसे एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करने की सजा मिल रही थी जो उसकी थी ही नहीं। अगर वो इसके बाद जिंदा रह जाता तो सब ठीक था, लेकिन अगर नहीं रह पाता तो उसकी पिछले महीने की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। आरव को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी विशाल छिपकलियों को मारा था और उसे कितने सोल एसेंस मिले थे। बस वो इतना चाहता था कि उसे इस डीमन एलिमेंट से छुटकारा मिल जाए। अगर उसके पास उसका काला पेंडेंट ना होता तो ना जाने अब तक तो कितने बार उसकी मौत हो गई होती। अगर वो डीमन एलिमेंट के आखिरी हमले से बच जाता तो वो शैतानी खून उसके शरीर से पूरी तरह से निकल जाता। अगर उस डीमन एलिमेंट को इस्तेमाल करने का नतीजा इतना खतरनाक ना होता तो शायद आरव भी उससे छुटकारा नहीं पाना चाहता। उसे उन कमांडर क्लास बीस्ट की हड्डी पसली एक करने में बहुत मजा आया था। लेकिन कोई भी शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, और ये शक्ति आरव के लिए बहुत महंगी पड़ी थी। उसे शिखा की वो बात याद आई कि अगर वो इस आखिरी हमले के बाद जिंदा बच गया तो उसका कल्टीवेशन पहले से कम हो जाएगा। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।